जब भी कॉज ऑफ एक्शन का जिक्र होगा तो कॉज ऑफ एक्शन के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ पर मैं आपको और क्लियर करता हूँ। देखिए, जब कॉज ऑफ एक्शन है मतलब मेरे पास कार्रवाई करने का कारण है। बैंक कहती कि जी मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करने का कारण मेरे पास था, आपने इतने तारीख से ईएमआई देना बंद कर दिया, आप जनवरी के महीने से ईएमआई नहीं दे रहे हो, हमने तो इंतजार किया जुलाई तक, अगस्त तक, सितंबर तक इंतजार किया, अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, वो दिन कभी आया ही नहीं। जब आपका ईएमआई बैंक में आया ही नहीं कभी। सो हमें क्या करना पड़ा, हमें केस फाइल करना पड़ा, हमें सूट फाइल करना पड़ा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक लीगल रॉन्ग होता है जो कि डिफेंडेंट करता है। एक लीगल रॉन्ग होता है और उसमें डिफेंडेंट करता है, और जो एक रेमेडी अवेलेबल होती है जो प्लेंटिफ के लिए अवेलेबल होती है। सो नाउ कॉज ऑफ एक्शन इज इक्वल टू लीगल लीगल रॉन्ग, एक लीगल रॉन्ग होगा प्लस इसमें क्या होगा, रेमेडी भी होता है। सो रेमेडी किसको मिलेगा, प्लेंटिफ को। लीगल रॉन्ग किसने किया है, डिफेंडेंट ने किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक दो बार पूछा गया है एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में, तो वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं। कॉज ऑफ एक्शन may be, cause of action may be in multiple suits, in may be multiple in suits, may be multiple in suit, multiple in suit. सो कॉज ऑफ एक्शन जो है एक केस के अंदर, एक सूट के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब एक और चीज जानिए, इसका सीधा सीधा कनेक्शन। इसका सीधा सीधा कनेक्शन सेक्शन में तो आपको 20 दिखाया, लेकिन कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग ही कहानी बात करता है सेक्शन 20। हाँ, ऑर्डर 2 है, यानी ऑर्डर में अगर जाएंगे तो ऑर्डर 2, तो यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो द कॉज ऑफ एक्शन, द कॉज ऑफ एक्शन is essential, the cause of action is essential to a suit, to a suit represented, to a suit represented in order to, in order to rule 2 CPC. सो द कॉज ऑफ एक्शन इज इसेंशियल इन ए सूट। देखिए, कॉज ऑफ एक्शन किसी भी सूट का फाउंडेशन होता है, कि मैंने पहले ही बता दिया, और ये एक इसेंशियल पार्ट होता है जो कि रिप्रेजेंट किया गया है ऑर्डर 2 रूल 2 के अंदर, सीपीसी में, जहां पर बताया गया है वेयर इन इट इज स्टेटेड, इट इज स्टेटेड that a plaint must mention, that a plaint must mention, plaint must mention the cause of action. सो जब भी कोई हम प्लेंट फाइल करेंगे तो उसमें कॉज ऑफ एक्शन होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। जब तक कॉज ऑफ एक्शन दिखेगा ही नहीं तब तक कोर्ट उसमें एक्शन लेगी ही नहीं। एकदम क्लियर है। देखिए, शुरू से हर चीज मैंने आपको शेयर करी, आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया कि कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है, सॉरी कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, मीनिंग बताया, उसके बाद आपको मैंने डेफिनेशन बताया, उसके बाद आपको एग्जांपल दिए, उसके बाद मैंने एक बाकायदा डेफिनेशन दिया जो कि आपको केस लॉ से था सिद्ध रमप्पा। तो करना कुछ नहीं है, जहां भी आप मटेरियल में कॉज ऑफ एक्शन लिख रहे हैं वहां पर डैश दे करके उस केस लॉ को लिख दीजिए, ताकि आप कभी भी उसको पलटेंगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा कि अच्छा ये केस इसके साथ कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है, ये चीजें समझ में आ जाएंगी। नाउ सी, अब जरा देखिए, दो चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करी। पहली बात तो ये कि इसेंशियल एलिमेंट के तौर पर कॉज ऑफ एक्शन में दो चीजों का होना जरूरी है। एक, किसी ने लीगल रॉन्ग किया होना चाहिए, गलती करेगा तभी तो जाएगा रेमेडी लेने के लिए, तो गलती करेगा तो दूसरे पार्टी को मौका मिलेगा मुकदमा फाइल करने का, और जो प्लेंटिफ होगा उसको क्या मिलेगा, रेमेडी। सो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। नाउ सी, अगर इसी बात को हम लोग टेक्निकली लिखने पर आ जाएं तो इसमें दो चीजें हम लिख सकते हैं।
इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स के तौर पर क्या लिख सकते हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं किसके लिए? कॉज ऑफ एक्शन के लिए। तो सबसे पहला जो टर्म लिख सकते हैं हम, सब्सटैंटिव राइट। सब्सटैंटिव राइट ऑब्वियस है, मैंने पहले भी कहा था सूट के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे कि वहां पर हम लोग सब्सटैंटिव राइट को डिस्कस करते हैं, प्रोसीजरल राइट को डिस्कस नहीं करते हैं। सो सब्सटैंटिव राइट existing in the plaintiff, substantive right existing in the plaintiff. So plaintiff में substantive right exist करना चाहिए। और नंबर 2, the violation, जो राइट है सब्सटैंटिव उसका वायोलेशन किसने करना चाहिए? ऑफ दैट राइट, उसका वायोलेशन किसने करना चाहिए? बाय द डिफेंडेंट। उसका वायोलेशन डिफेंडेंट ने करना चाहिए, करते होना चाहिए, ये भी क्लियर है। ओके, सो कुल मिलाकर के बात हम क्या कर सकते हैं? वी कैन से दैट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल लहजे में शेयर कर रहा हूं। इन नटसेल, इन समरी, वी कैन से दैट कि पहली चीज तो ये कि भाई कॉज ऑफ एक्शन एक क्या है? फाउंडेशन है। ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉज ऑफ एक्शन is nothing but it is a foundation of the case या सूट। आप इसको फाउंडेशन कह लीजिए, हार्ट कह लीजिए, बैकबोन कह लीजिए, जो कहना है भैया कह लो, लेकिन ये है, वास्तव में ये है। जब तक ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक कुछ भी आगे नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि cause of action is the foundation of the suit, or you can say it's the heart of a suit, or you can say it's a backbone of a suit, and it is the duty of the plaintiff, ध्यान से सुनिएगा, it is duty of the plaintiff to prove before the court। एंड इसको वाइसे वर्सा अगर आप समझने पर आ जाएंगे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कॉज ऑफ एक्शन होता है that it must be clearly stated by the plaintiff। प्लेंटिफ के तरफ से कॉज ऑफ एक्शन बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोग जैसे लोन का काम करते थे, क्रेडिट कार्ड का काम करते थे बैंकों में पहले। सो उस समय क्या होता था कि जैसे सपोज किसी ने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और मात्र स्वाइप करके छोड़ दिया, पैसे निकाले नहीं निकाले, कुछ भी किया या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, बट उसने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया तो इसका मतलब है कि उसने क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। कुछ ऐसे समझदार लोग भी थे दुनिया के अंदर जिन्होंने कभी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया ही नहीं, क्रेडिट कार्ड लेके रख लिया घर में, चुपचाप पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया? स्वाइप किया। मोस्ट ऑफ द पीपल, 98% लोगों ने, 99% लोगों ने स्वाइप किया हुआ है। ऐसा एक ही बंदा मिला जिसने कभी स्वाइप ही नहीं किया। तो जिस दिन स्वाइप कर दिया उस तारीख से उसका काटा चालू, उस डेट से मीटर शुरू हो गया। अब मीटर शुरू होने का मतलब क्या है कि वहां से आपको भरने का है। आपने स्वाइप कर दिया तो छोटे मोटे 10 रुपया 20 रुपया व्हाटएवर इट में भी वो बनते 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 बनते, तो बैंक वाले जानबूझ करके बड़ा अमाउंट लेने के चक्कर में 3 साल तक जानबूझ के इंतजार करते हैं। 3 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है नॉर्मली। तो एक आम आदमी भूल जाता था, वो क्या करता है? क्रेडिट कार्ड तोड़ के फेंक देता है। अरे यार, क्रेडिट कार्ड तोड़ के फेंक देने से थोड़े वहां जो कंप्यूटर में बिल जनरेट हो रहा है वो तो नहीं बंद हो जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड तोड़ना तो बेवकूफी है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। उसको आप कैंची से काट दो या उसको आग में जला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो मीटर हर दिन चालू रहता था, शुरू हो जाता था ठीक 12 बजे रात को। तो ऐसे करते 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 यानी 3 सालों के अंदर, यानी इट मीन 36 महीनों के अंदर उसमें बकायदा 4,000 रुपये या 5,000 रुपये का बन गया बिल, सब जोड़ करके। मेंटेनेंस चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, दिस चार्ज, दैट चार्ज, बहुत सारी चीजें। अब उसमें भी बैंक वाले गड़बड़ करते क्या हैं या करते हैं अभी भी, आपको देंगे गोल्ड कार्ड, चार्ज कर देंगे टाइटेनियम कार्ड, प्लेटिनम कार्ड का। आपको देंगे सिल्वर कार्ड, कार्ड प्लेम उसमें लगा देंगे मेंटेनेंस किसका? गोल्ड कार्ड का। अब पब्लिक को पता नहीं, अदर चार्ज के अंदर लिख के छोड़ देते हैं। वो ऑब्वियस होता है, ऐसा करते हैं। तो अभी उन्होंने क्या कर दिया, जिस तारीख से स्वाइप किया उस तारीख से लेके केस फाइल करने तक की डेट तक ये कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू रहता है। कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू रहता है। तो जब कभी भी हम लोग एज ए प्लेंटिफ
सूट फाइल करते थे कोर्ट में तो बहुत क्लियरली मेंशन करते थे कि सो एंड सो डेट को दिस इज द फर्स्ट टाइम द डिफेंडेड हैज स्वाइप द कार्ड इन सो एंड सो एटीएम, वो तो पूरा डिटेल आ जाता था। इस एटीएम पर इस टाइम पर इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड में इसने स्वाइप करा और वहां पर उसने ये काम करा, बिल वहां से जनरेट होना शुरू हो गया। एंड ही हैज नॉट पेड अ सिंगल रुपीज टू द बैंक, उसने 1 रुपया रिटर्न नहीं किया और वो 3 साल तक पूरा इंतजार करते करते ये अमाउंट बना है। सो हम लोग क्या करते हैं, कॉज ऑफ एक्शन में सब कुछ क्लियरली मेंशन करते हैं और करना चाहिए। तो यू कैन से कि कॉज ऑफ एक्शन शुड बी, cause of action should be clearly stated by the plaintiff। तो ये काम तो भैया प्लेंटिफ का ही है ऑफ कोर्स। एंड इसको साबित करने की ड्यूटी, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगी, ऑफ कोर्स प्लेंटिफ के ऊपर ही होगी। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ एंड दी बर्डन ऑफ प्रूफ, तो साबित करने का जो भार है बर्डन ऑफ प्रूफ है, ऑल्सो किसके ऊपर आएगा, ऑल्सो लाइज अपॉन दी प्लेंटिफ, लाइज अपॉन दी प्लेंटिफ। ये प्लेंटिफ के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। किस बात को, टू प्रूव हिज कॉज ऑफ एक्शन, टू प्रूव हिज कॉज ऑफ एक्शन, वो भी बियॉन्ड डाउट, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बियॉन्ड डाउट, बिना किसी शक के साबित करने का भार किसके ऊपर होगा, सिंपल तरीके से प्लेंटिफ के ऊपर होगा। सो नटशेल में वी हैव कंक्लूडेड ऑल द थिंग्स। तो हम लोगों ने बस यहाँ तक समझ लिया कि कॉज ऑफ एक्शन इज नथिंग बट इट इज अ बंडल ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स, इट इज द फाउंडेशन, इट इज नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड डाउट। ओके, अगर ये साबित नहीं कर पाता है प्लेंटिफ तो ये डिसमिस हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। अगर कॉज ऑफ एक्शन ही अगर साबित नहीं कर पाया प्लेंटिफ तो सूट कैन बी डिसमिस्ड। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ।